हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर एन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं बुद्धि। आज का टॉपिक जो है बुद्धि से है। तो सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होती है उसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में आप अभी तक देखते आए हैं बाल विकास के कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाओं में आपने देख लिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हम करा चुके हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, बुद्धि। तो इंटेलिजेंस की क्या थ्योरी है, क्या कैसे किसने क्या कहा है, कुछ कथन भी आपको दिख रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, कोटेशंस किसने क्या कहा है, और बुद्धि को लेकर के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आपको क्या कुछ मिलता है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कुछ कथन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कथन किसका है? बकिंघम का। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा है? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने कहा है। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया गया तो किसके द्वारा किया गया बुद्धि मापन का प्रयोग? अल्फ्रेड बिने द्वारा। अल्फ्रेड बिने। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? पाठ्यक्रम का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बुद्धि, ये जो है आपका टेट, सुपर टेट, केवीएस और एनवीएस और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूड है, जिसमें आपका ये बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सुपर टेट हो या फिर केवीएस हो या फिर टेट, यूपी टेट, आई मीन जितने भी राज्य स्तरीय टेट हैं उन सभी में, बी टेट, एच टेट, पी टेट, उन सभी के लिए, एमपी टेट, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि से क्वेश्चंस बनते हैं और उनके कोटेशन जो भी कथन वगैरह हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप नोट बुक और पेन लेके बैठिए, लिखिए, या फिर आपके सामने ये दिख रहे हैं चार कथन, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होगा। वन लाइनर है दोस्तों, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी के सभी लाइन, एक एक लाइन आपके लिए समझ लीजिए एक एक मार्क्स के बराबर है, एक एक नंबर आपको दिलाने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से बने रहिएगा हमारे चैनल पर, आर एन एजुकेशनल एकेडमी, जो कराता है आपकी तैयारी। सी टेट के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सी टेट आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है अगर आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव, जैसा कि आपने देखा, अभी पाठ्यक्रम का होता है। बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कहा था। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। तो ये किसने कहा था? ये टर्मेन का कथन है। टर्मेन ने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। कोटेशंस किसी भी तरह थोड़ा सा भी लैंग्वेज को बदल करके, थोड़ा डेवलप करके भी आ सकता है, तो आप जानते रहें, बात वही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, या बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। ये टर्मन का कथन है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वंशानुक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है जो कि बुद्धि को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम के अलावा, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं बाल विकास में प्रभाव के कारण प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें भी वंशानुक्रम था, जिसमें माता पिता से 1/2, दादी दादा से 1/4 और परदादी परदादा से 1/8, ऐसे करते करते 1/16 और 1/32 करके इस तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। तो वंश दर वंश जो है कुछ न कुछ अंश उनका बच्चे को प्राप्त होता है। तो वंशानुक्रम जो है बुद्धि को भी प्रभावित करती है। और वातावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी बुद्धि को बहुत प्रभावित पड़ती है। जैसा वातावरण, हम जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को देंगे, उसी तरीके से बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। आयु, एज भी प्रभावित करती है बच्चों को, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य। तो ये चीज़ें हैं जो बुद्धि को प्रभावित करती है। क्या क्या चीज़ें हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य। चलिए आगे हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये चीज़ प्रभावी होती है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, एक इमेज है आपके सामने।
बुद्धि देखिए बीच में है, बुद्धि को क्या क्या प्रभावित करता है, कौन कौन से तत्व हैं, तो वही सारे तत्व जो अभी हमने देखा, ये सारे तत्व बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण और आयु, ये आप देख रहे हैं, एक एरो में वंशानुक्रम, वातावरण और आयु है और दूसरे एरो में प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य देखिए अगर नहीं ठीक होगा तो बुद्धि को प्रभावित करता है। और प्रजाति मतलब किस प्रजाति, जिसे हम मानव है, पशु है, तो सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न होती है, तो प्रजाति भी भिन्न बुद्धि को प्रभावित करता है। और लिंग ये चीज़ें कुछ ना कुछ बुद्धि पर प्रभाव डालती हैं, कुछ कम तो कहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। अब देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है, तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं, देखिए, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक, जिसे कि हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि, ये दोनों एक ही हुआ, गामक कहें या यांत्रिक बुद्धि कहें। तो थार्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार बांटा गया है बुद्धि को, तो कौन कौन सा है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अमूर्त बुद्धि की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, और सामाजिक बुद्धि की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, और गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि में। तो आइए एक नज़र देखते हैं इन इस तरह की बुद्धि में किस तरह के लोग होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, अमूर्त बुद्धि आपके सामने है स्क्रीन पर। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि होते हैं। देखिए, अमूर्त मतलब इमेजिनेशन करना, जो मूर्त रूप में नहीं है, जो मूर्त रूप में नहीं है, अर्थात कल्पना, कल्पना अर्थात इमेजिनेशन करना तो कौन करता है, कवि। एक कवि जो होता है वो भावना कल्पनाओं में कविता की रचना कर देता है। साहित्यकार, साहित्य की रचना भी कल्पनाओं में होती है। चित्रकार, जिसे हमने देखा नहीं है, एक मनुष्य अगर जो कि चित्रकार है, चित्र अगर बनाता है तो कभी देखी हुई चीज़ को वो उतार देता है, या फिर कल्पना की हुई या स्वप्न में देखी हुई कोई भी चीज़, अमूर्त चीज़ जो आज आपके सामने मूर्त रूप में नहीं है, वो चित्रकार होता है, जो कि उसे वैसा का वैसा उतार सकता है, उसमें अलग रंग रूप सब कुछ डाल के एक नई प्रतिमा का आकार दे देता है। दार्शनिक, दार्शनिक भी उसी प्रकार सोचते हैं, अमूर्त बुद्धि दार्शनिकों की होती है। तो ऐसे लोग, क्वेश्चन देखिए दोस्तों बन जाता है कि अमूर्त बुद्धि मतलब क्वेश्चन इस तरह से बना के आ सकता है कि कविता करने वाला कवि जो है किस प्रकार की बुद्धि के कैटेगरी में आता है, या एक दार्शनिक के लिए, साहित्यकार के लिए। तो आप जानते रहें, देखिए कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अमूर्त बुद्धि जिनकी होती है, तो कवि, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। आगे देखेंगे हम सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से क्या आशय है, सामाजिक बुद्धि अर्थात समाज में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया की को अधिक अच्छे तरीके से समझने वाले लोग, और उस पर क्रियान्वित होने वाले लोग, प्रतिक्रिया करने वाले लोग। तो कौन हो सकते हैं, सामाजिक बुद्धि, जो समाज की नीतियों को धारण करते हैं, समाज की नीतियों को समझ करके उस पर कार्य करते हैं। तो देखिए, ऐसे लोग जो होंगे वो व्यवसायी होंगे। व्यवसाय करना है तो समाज में क्या नियम कानून है, किस तरीके से समाज को डील किया जाए, उनके व्यवसाय के लिए उनको प्रॉफिट हो। और कूटनीतिज्ञ, और देख सकते हैं आप यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सोशल वर्कर जो होते हैं, वो सामाजिक बुद्धि रखते हैं, क्योंकि समाज में रहना है, समाज का कार्य करना है। तो सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, व्यावसायिक और कूटनीतिज्ञ, ऐसे व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, गामक या यांत्रिक। ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक लिखा है या गामक लिख के आता है, तो आप ध्यान देंगे कि यांत्रिक बुद्धि को गामक बुद्धि भी कहते हैं। ये जो होता है यांत्रिक अर्थात यंत्रकार, सॉरी फ्रेंड्स, यंत्रकार मतलब यंत्रवत कार्य करना, जैसे एक इंजीनियर हो सकता है। देखते हैं, हाँ देखिए, इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर, किसी चीज को कुशलता से पूर्ण कर देना, कारीगरी, मिस्त्री या इंजीनियर। तो कुछ भी बनाने जैसी चीज़ें, किसी का निर्माण करना, तो अपने कला कौशल से किसी चीज़ का निर्माण कर देना, यंत्रवत जैसे हो कोई कार्य, तो वो यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि के कैटेगरी में आती है। तो कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, ये सभी यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया आपका 3 प्रकार। एक बार रिवाइज करेंगे, किसने इसे बांटा है, थार्नडाइक ने कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक या गामक बुद्धि। अमूर्त में आ जाएंगे आपके साहित्यकार, कवि, चित्रकार, दार्शनिक, और सामाजिक बुद्धि में आ जाएंगे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सोशल वर्कर और यांत्रिक बुद्धि में आ जाएंगे इंजीनियर, मिस्त्री, कुशल कारीगर, ये सभी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत। ये बुद्धि के सिद्धांत किसने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बनता ही बनता है। आपका आने वाला एग्जाम सुपर टेट, अगर आप टेट और सी टेट क्वालिफाई कर चुके हो तो भी ये सिद्धांत इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको आता भी होगा तो भी आप भूल गए होंगे, या फिर हो सकता है कि कन्फ्यूज़न बना रहे, क्योंकि कई सारे सिद्धांत हैं और मिलते जुलते नाम है, इससे दोस्तों कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम रिवाइज कर लेंगे। आप जिन लोगों ने जिन्हें सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है वो रिवाइज कर लेंगे, और जो दोस्त हमारे पहली बार टेट सी टेट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह राज्य स्तरीय परीक्षा में बैठने वाले हैं केवीएस के लिए, या फिर उनका बीएड बीटीसी भी है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए एक नज़र देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। देखिए बुद्धि के कौन से सिद्धांत है और उसके प्रवर्तक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सी टेट में भी और यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी। तो चलिए एक नज़र देखते हैं एक कारक सिद्धांत, बिने, टर्मन, स्टर्न। देखिए एक कारक सिद्धांत को बिने, टर्मन और स्टर्न, ये तीन प्रवर्तक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन। देखिए द्विकारक और त्रिकारक ये दोनों जो है स्पीयरमैन का है। तो आप ध्यान रखेंगे एक कारक, पहला जो है बिने, टर्मन, स्टर्न, एंड सेकेंड एंड थर्ड यानी द्विकारक और त्रिकारक। कारक ही लिखकर होगा, आप आगे देखें त्रिआयामी होगा, तो त्रिआयामी इनका नहीं होगा, त्रिआयामी गिलफोर्ड का हो जाएगा, बट यहाँ पे त्रिकारक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, द्विकारक और त्रिकारक हो जाएगा स्पीयरमैन का। आगे देखेंगे आप बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक। देखिए या करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि थार्नडाइक का जो बहुतत्व है इसे हम असत्तात्मक भी कहते हैं और आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, कोई भी वर्ड इंक्लूड किया जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके कब कहाँ किसे क्या कहा जाता है आप वो भी जानते रहें। बहुतत्व करके अक्सर आता है, लेकिन आणविक या असत्तात्मक भी करके आ जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये थार्नडाइक का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी थार्नडाइक का है। बहुतत्व बहुमानसिक, देखिए याद कीजिएगा बहुतत्व बहुमानसिक एक ही जैसा है ना, बहु से शुरू हुआ है। बहुतत्व या बहुमानसिक योग्यता ये दोनों थार्नडाइक का है। 6 या 7 कारक सिद्धांत ये थर्स्टन का है। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक जी थॉमसन। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक जी थॉमसन। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट बर्नन। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट बर्नन। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जी जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, देखिए ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दोस्तों एक बार एग्जाम में आया हुआ था, ये किसी और तरीके से क्वेश्चन बना हुआ था, मुझे इस समय क्वेश्चन पूरा तो याद नहीं आ रहा है, बट उसमें सिर्फ तरल एक ही शब्द उसमें मिला था, बाकी और लैंग्वेज चेंज थे। तो सिर्फ तरल था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूरा साफ साफ इस तरीके से लिख कर नहीं आया था, बट आरबी कैटल का है, तो आप तरल एक शब्द को भी पकड़ेंगे, तरल संबंध ऐसे कुछ करके बना हुआ था, तो तरल उसमें एक शब्द था, ये मैंने नोटिस किया कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूरी तरीके से नहीं लिखेगा, अगर तरल ही लिख के आता है तो भी वो आरबी कैटल का होगा। तो ये देखेंगे आप तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन। दोस्तों देखिए ये इसमें कुछ बताना है नहीं किसके प्रतिपादक कौन है, यही इनका है, तो आपको ये याद कर लेना है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं रट लेना है तो कोई गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपको रटना ही है, क्योंकि हम सभी ने याद किया है, कई बार पढ़ने से ही ये चीज़ें याद होती हैं। कुछ एक ही वर्ड पर बार बार रिपीटेड चीज़ें हैं, उसे आप रिपीट करोगे तो बहुसिद्धांत है या द्विकारक त्रिकारक किसका है ये आपका याद हो जाएगा। हाँ आप इतना कर सकते हैं कि थार्नडाइक का कितना क्या क्या चीज़ें हैं एक जगह लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और स्किनर की कितनी चीज़ें हैं वो एक जगह नोट कर लीजिए। हर एक साइकोलॉजिस्ट की ने क्या बुद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया उनके बारे में जो कुछ भी चीज़ें हैं एक जगह कर लीजिए कि इनका ये सारा कुछ है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से किया था इसलिए मैं बता रही हूँ। आप अगर कर सकते हैं तो काफ़ी बेहतर है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरीके से इकट्ठा करके मैंने जो अपना नोट्स बनाया है उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगी कि किस साइकोलॉजिस्ट का किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या किसका क्या है। एक प्रतिपादक जो है उनका जो कुछ भी है सारा कुछ एक जगह मिलेगा। तो ये भी तरीका अच्छा है, मैंने इसी तरीके से किया था। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ये बुद्धि को लेकर के है। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन। त्रितत्व सिद्धांत, देखिए त्रितत्व यहाँ पे है, त्रिकारक था एक जगह त्रिआयामी आएगा, फिर त्रितत्व यहाँ पे है, तो त्रितत्व जो है रॉबर्ट स्टैनबर्ग का है।
बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास, बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप जानते ही होंगे, बहुत ही पॉपुलर है। जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान की बात जहां आए वो जीन पियाजे पर अब जाइए, संज्ञानात्मक बात आए जीन पियाजे पर जाइए, भाषा विकास की बात आए तो चॉम्स्की पर जाइए, विकासात्मक बात आए तो सामाजिक विकास की बात है, सामाजिक बात आए कहीं भी सामाजिक डाल करके तो आप वाइगोत्स्की पर जाइए। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो लैंग्वेज एक डिनोट करती हैं कि ये इन्हीं का है, कंफर्म हो जाता है, उससे याद कर सकते हैं, हमें आसानी होती है याद करने में। देखिए आगे देखेंगे हम जीएस कारक। जी हाँ, जीएस कारक और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जी मतलब हो गया जनरल, एस हो गया स्पेसिफिक मतलब सामान्य और विशिष्ट। तो जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। अगर यहाँ पे दोस्तों सामान्य या विशिष्ट करके आता है तो भी आप ध्यान रखेंगे कि जी और एस का मतलब ही यही हुआ, जनरल और स्पेसिफिक। तो सामान्य या विशिष्ट तो स्पीयरमैन होंगे। तो दोस्तों यही रहा आपका, मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो जीएस फैक्टर है। अभी हमने जो देखा जीएस फैक्टर, तो क्या है जीएस फैक्टर? देखिए जी जो है एक सामान्य योग्यता है, एस फैक्टर जो है विशिष्ट योग्यता है। देखिए जी जो योग्यता होती है, अगर एक मनुष्य की बात करें तो एक मनुष्य में या एक मानव में जी फैक्टर सभी में होता है, जनरल। जी फॉर जनरल मतलब सामान्य योग्यता, सामान्य बुद्धि योग्यता जो होती है वो सभी में होती है, बट एस फैक्टर जो होता है वो सभी में नहीं होता है, वो एस फॉर स्पेसिफिक एक विशिष्ट योग्यता जो है वो किसी किसी में होती है, बट जी जो होता है वो सब में होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जी एक व्यक्ति में है और S1 S2 S3 S4 S5 करके है। ये स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामान्य योग्यताएं जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, बट जो एस फैक्टर है विशिष्ट है, एस फैक्टर जो है वो विशिष्ट है, वो कई प्रकार का होता है वो किसी किसी में होता है थोड़ा, किसी में ज़्यादा, बट यहाँ पे जो जी फैक्टर है ये हर किसी में होता है। आगे देखेंगे, इसको हम कहेंगे जो जी एस फैक्टर है ये स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, त्रिखंड सिद्धांत। देखिए त्रिखंड सिद्धांत का अर्थ है इसमें जी और एस कारक में समान रूप से विद्यमान होता है, मतलब जो भी है उसमें जी भी होता है और एस भी होता है। एक नॉर्मल होता है, कॉमन होगा, सिर्फ जनरल, एक होगा सिर्फ स्पेसिफिक, और एक होगा जो कि दोनों में समान होगा। आप इस सर्कल से समझ पा रहे होंगे, एक जी है और एक एस है, और एक जो है वो दोनों में समान है, मतलब जी भी उसमें है एस भी उसमें है। तो ये त्रिखंड सिद्धांत कहलाता है जो कि स्पीयरमैन का है। तो द्विखंड सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। दोस्तों देखिए वो सारी चीज़ें जो अभी हमने पीछे रिवाइज की है वो चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी, बट एक अलग वे में। तो बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अब बहुकारक का मतलब क्या हुआ, चलिए एक नज़र समझ लेते हैं। किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर, कई छोटे छोटे कारक जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो बहुकारक कहलाते हैं। किसी भी क्रिया को करना है हम छोटे छोटे तरीकों से कोई एक बड़ा काम करना, तो क्या हुआ, ये किसी भी मानसिक क्रिया को करने में अनेक छोटी छोटी चीज़ें जो मिलकर हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, या जिनसे ये हमारा कोई भी कार्य पूरा हो पाता है, उसे हम कहते हैं बहुकारक सिद्धांत। तो आप देख पा रहे होंगे किसी एक सर्किल में छोटे 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 कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो छोटी छोटी योग्यता जो मिलकर एक बन गई है, इसे हम बहुकारक, बहुत बहुत कई कारकों का समावेश, बहुकारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया। अब आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, कैटल का सिद्धांत, आरबी कैटल, और सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड का है सम्मिलित सिद्धांत, और 120 120 कारक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे, बुद्धि परीक्षण। देखिए बुद्धि परीक्षण के लिए, देखिए बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से दो वर्ग में विभाजित किया गया है? एक होता है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ध्यान रखेंगे आप, बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ेंगे, अब वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखिए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जो होता है इसके अंतर्गत वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण होता है और वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण होता है। वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण आता है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में। और
अगला है देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें सामूहिक होता है लेकिन शाब्दिक होता है। वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। तो वैयक्तिक में भी इंडिविजुअल जो होगा वो भी वर्बल टेस्ट होगा और नॉन वर्बल टेस्ट होगा, और जो सामूहिक होगा उसमें भी वर्बल टेस्ट है और नॉन वर्बल टेस्ट है। तो इस तरीके से दो चीज़ों में ये आपका अलग हो रहा है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? दो तरीके का। कौन कौन सा? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब वैयक्तिक में भी वैयक्तिक जो है वो भी वैयक्तिक वर्बल टेस्ट शाब्दिक परीक्षण और नॉन वर्बल टेस्ट अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक में भी वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इस तरीके से आप आई होप समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जो सामूहिक शाब्दिक होता है दोस्तों उसको हम आर्मी अल्फा टेस्ट कहते हैं। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट कहलाता है, जिसे हम सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण भी कहते हैं। अगर सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण कह के आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आर्मी अल्फा टेस्ट ही है जो सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण कहलाता है। और जो सामूहिक अशाब्दिक होता है, अशाब्दिक, वो आर्मी बीटा टेस्ट कहलाता है, जिसे हम शिकागो अशाब्दिक टेस्ट भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण को आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम कहेंगे आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। ये जो शाब्दिक होता है दोस्तों वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, शिक्षित लोगों के लिए होता है। और जो अशाब्दिक होता है वो अशिक्षित, जो मतलब शिक्षा विशेष नहीं है उनकी, उनके लिए होता है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। देखिए अब भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कुछ शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है, वर्बल टेस्ट कहलाता है। और जहाँ नहीं प्रयोग किया जाएगा वहाँ किसी इमेज के थ्रू या कुछ कहानियों के थ्रू या कुछ कार्य करा करके, तो वहाँ पे हो जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट। तो चलिए ये था आपका। अब देखेंगे आईक्यू, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। देखिए आईक्यू क्या है? आईक्यू जो है उसका वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है और कितने से कहाँ तक होता है, जिसको हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का पूरा टॉपिक ही मैंने कहा ना, बुद्धि से जो टॉपिक है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, इंटेलिजेंस से लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सभी आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक वर्ड में समझ लीजिए, एक एक लाइन में समझ लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंस छुपा हुआ है और आपके लिए नंबर दिलाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो है ये देखिए क्या है, आपके सामने हम दिखा रहे हैं 140 से 200 तक। दोस्तों मानक तो देखिए जो है वो सबसे अधिक है 140। 140 को हम प्रतिभाशाली कहते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 140 से जितना भी अधिक है वो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आते हैं। तो 140 से एबव जो भी होगा वो प्रतिभाशाली होगा। और 120 से 140 तक, मतलब ये भी कह सकते हैं 140 से नीचे जो होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 120 तक, या 120 से 140 कहिए, या 140 से नीचे 120 तक जो होंगे वो प्रखर बुद्धि में आते हैं। तो 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि, 110 110 से 120 तक, 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि। देखिए ये तीन चार जो होते हैं, ये देखिए मीडियम में हम रख सकते हैं सामान्य बुद्धि को, जो 100 से 110 तक होता है, 90 से 110 तक होता है, 90 से लेकर 110 तक। अब 90 को आप मानेंगे, 90 का जो 90 का ये एक लेवल है, एक इससे ऊपर होगा तो सामान्य बुद्धि, इसकी अगर नीचे होता है, अगर 90 लिखा हुआ है, 90 से 80 लिख दिया गया है, तो ये सामान्य में नहीं आएगा, क्योंकि वो 90 से नीचे जा रहा है। 90 से नीचे बिल्कुल भी नहीं, 90 से ऊपर जो होगा 110 तक, 100 तो है ही, 110 तक आप सामान्य बुद्धि में आएंगे। और 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि, 120 से 140 प्रखर बुद्धि, 140 से ऊपर जितना भी हो 200 तक तकरीबन प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है, प्रतिभाशाली की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये चार मोस्ट अप लेवल के हुए। और इसके नीचे देखते हैं, ये मीडिएटर था सामान्य। और नीचे देखेंगे, देखिए 80 से 90 मंद बुद्धि कहलाते हैं, 90 से अगर कम हुआ तो वो मंद बुद्धि की कैटेगरी में आएंगे। और आगे देखेंगे 70 से 80, 70 से 80 जो होते हैं निर्बल बुद्धि, 50 से 60 तक मूर्ख बुद्धि, और 25 से 50 तक मूढ़ बुद्धि, और 25 से नीचे जो होता है वो जड़ बुद्धि कहलाता है। तो वैसे भी देखिए अपने एग्जाम में भी दिया गया है 90 कम से कम, जनरल के लिए 90 कम से कम होना चाहिए, ये सामान्य बुद्धि योग्यता है, उससे ऊपर आप पाते हैं तो आप में प्रतिभा है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ये थी बुद्धि लब्धि, जो कि इम्पोर्टेंट था। अब आपके लिए आगे दोस्तों, आगे बुद्धि लब्धि से लेकर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर हैं और उनके फैक्ट आंसर हैं, तो हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में आपके लिए आईक्यू से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारा कुछ स्पेशल सीटेट की तैयारी कराई जाती है। तो सारे सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ है और हम आपको कराएंगे पांचों सब्जेक्ट, जिससे कि आपका सीटेट काफ़ी अच्छे से तैयार हो सके। पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू पेडागोजी कराई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पे कि 4 क्वेश्चंस में से आप आंसर को निकालना सीख पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, और पहली बार में आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट अगर दे रहे हैं तो 100 अबव कर पाएंगे। और जो लोग सेकेंड 2-3 बार में नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है आने वाला एग्जाम्स जब भी आएगा। आप तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, जोश और जुनून के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुक जाते हो तो आगे कोई और है जो लगातार लगा हुआ है। अगर आप रुक जाते हैं तो कोई और आपकी जगह को ले जाएगा। तो दोस्तों रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस और सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, और तैयारी आपकी होती रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।